एंशियंट टाइम में कई वैज्ञानिकों का मानना था कि स्पीड ऑफ लाइट इनफाइनाइट है और वह किसी भी दूरी की यात्रा तुरंत करता है और वो प्रेजेंट हो जाता है तुरंत ऑन द टाइम। और इसी बात को गलत साबित करने के लिए 17वीं सदी में इटालियन साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने एक एक्सपेरिमेंट किया और स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने की कोशिश करने वाले पहले व्यक्ति बने। अपने प्रयोग में उन्होंने कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो टीलों पर दो व्यक्तियों को खड़ा कर दिया। उन्होंने उन दोनों व्यक्तियों को एक एक लॉलटेन दिया और उसे कपड़े से ढककर रखने के लिए कहा। फिर बारी बारी से दोनों व्यक्तियों को अपने अपने लॉलटेन से इस प्रकार कपड़े को हटाने को कहा ताकि जब एक व्यक्ति कपड़ा हटाए तो दूसरे व्यक्ति को लालटेन की रोशनी दिखाई दे, और जब दूसरा व्यक्ति कपड़ा हटाए तो पहले व्यक्ति को लालटेन की रोशनी दिखाई पड़े। असल में गैलीलियो थोड़ी दूर से लालटेन संकेतों के बीच के समय को रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन वे इसमें असफल रहे क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत तेज़ थी और इसकी तेज़ी को मापने के लिए ली गई दूरी बहुत छोटी थी और प्रकाश बस इस तरह से मापे जाने के लिए सही तरीका नहीं साबित हुआ। पर वे जान चुके थे कि स्पीड ऑफ लाइट फाइनाइट है और कैलकुलेट की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने कई बार डिफरेंट टाइप्स के एक्सपेरिमेंट किए, पर कम दूरी में एक्सपेरिमेंट करने की वजह से सफल नहीं हो पाए। इसके अलावा स्पीड ऑफ लाइट की मेजरमेंट के लिए इंटरप्लैनेटरी डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है और वो इस बात को जान नहीं पाए थे। और उनकी मौत के 33 साल बाद सन 1676 के आसपास डेनमार्क के एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर यह साबित करने वाले पहले व्यक्ति बने कि लाइट एक फाइनाइट स्पीड से ट्रेवल करता है। 1676 में स्पीड ऑफ लाइट का पहला सफल मेजरमेंट, या हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट का पहला डिटर्मिनेशन ओले क्रिस्टेंसन रोमर द्वारा किया गया, और वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह साबित किया कि लाइट एक फाइनाइट स्पीड से ट्रेवल करती है। उनका एक्सपेरिमेंट जुपिटर ग्रह के चंद्रमाओं के ग्रहण के ऑब्जर्वेशन पर आधारित था। वे जब जुपिटर के चंद्रमाओं में से किसी एक का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जुपिटर के चंद्रमा के ग्रहणों के बीच का समय पूरे वर्ष में अलग अलग है और यह अर्थ का जुपिटर के नज़दीक आने या उससे दूर जाने पर आधारित है। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब अर्थ जुपिटर से दूर जाती है तो दोनों के ग्रहण के बीच का टाइम बढ़ जाता है, और जब अर्थ जुपिटर के नज़दीक आती है तो दोनों के ग्रहण के बीच का समय घट जाता है। 6 महीने के टाइम में वह चंद्रमा जिसका रोमर एग्जामिनेशन कर रहे थे उसके कुल 102 ग्रहण हुए थे, जिसमें अधिकतम टाइम इंटरवल 16.5 मिनट का था। रोमर ने इस टाइम इंटरवल का एक्सप्लेनेशन जुपिटर और अर्थ के बीच प्रकाश की यात्रा में लगने वाले टाइम के रूप में की। उन्होंने उस समय स्पीड ऑफ लाइट 2,14,000 किलोमीटर पर सेकंड निर्धारित की थी, जबकि अब स्पीड ऑफ लाइट 2,99,792 किलोमीटर सेकंड है। इस गलती का कारण यह था कि रोवर को पृथ्वी की ऑर्बिट के डायमीटर की सही जानकारी नहीं थी, और इसके अलावा टाइम इंटरवल के मेजरमेंट में भी उनके पास कुछ एरर हुआ था। फिर भी स्पीड ऑफ लाइट के फाइनाइट होने की यह पहली पुष्टि थी, और स्पीड ऑफ लाइट का सही डिटर्मिनेशन बहुत बाद में सन 1975 में जाकर हुआ। तो लगातार एक्सपेरिमेंट करने से पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट टाइम टू टाइम चेंज हुई है कुछ एरर्स के जरिए, और आज मॉडर्न फिजिक्स में स्पीड ऑफ लाइट और टाइम के जरिए ही सभी महान खोजें हो रही है। साइंटिस्ट ने हमें यह भी बताया है कि हम सभी के लिए टाइम सेम नहीं होता। हाई स्पीड से चल रहे बॉडी के लिए टाइम ऑफ फ्लो की स्पीड रिलेटिवली किसी स्टेबल रेस्ट बॉडी की तुलना में कम होगी, और इसको टाइम डायलेशन कहते हैं। और इसी से आइंस्टीन ने अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा पूरी दुनिया के लोगों का स्पेस, टाइम, मैस, एनर्जी और ग्रेविटी के प्रति नज़रिया बदल कर रख दिया था। सन 1905 में आइंस्टीन ने 2 थ्योरीज पर आधारित एक नए आइडिया को जन्म दिया।
पहली थ्योरी ये थी कि सभी के लिए फिजिक्स के नियम सेम हैं। दूसरा, उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट की कैलकुलेशन की जो कि 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड है और स्पीड ऑफ लाइट से तेज इस यूनिवर्स में कोई भी बॉडी ट्रेवल नहीं कर सकती है। आइंस्टाइन से पहले वैज्ञानिक मानते थे कि ब्रह्मांड एक यूनिक मीडियम एथर से भरा हुआ है और यह मीडियम स्पीड ऑफ लाइट के सोर्स और बॉडी के रिलेटिव स्पीड के अनुसार मीडियम प्रोवाइड करता है। क्रिस्टियन हुगिंस जैसे वैज्ञानिकों का मत था कि ईथर एक ऐसा मीडियम है जो पूरे यूनिवर्स में है और लाइट इसी मीडियम में ट्रेवल करती है। दरअसल जैसे साउंड को मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ट्रेवल करने के लिए, वैसे ही सन 1600 से सन 1700 के बीच साइंटिस्ट ने सोचा था कि लाइट भी शायद कोई मीडियम के थ्रू ट्रेवल करती है और इस मीडियम का मैस नहीं है। पिछली क्वांटम फिजिक्स की वीडियो में मैंने बताया था कि फिजिक्स के लॉज बहुत जगह फेल हो जाते हैं। ऐसे ही एक पार्टिकल सामने आया है जिसे न्यूट्रिनो कहा जाता है और साइंटिस्ट के अनुसार इस पार्टिकल पर भी फिजिक्स के सभी लॉज फेल हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स एक ना खत्म होने वाला ब्रिज है जिसका ओर और छोर अभी मालूम नहीं है। इसमें करोड़ों क्वांटम पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं। ऐसे ही न्यूट्रिनो पार्टिकल्स भी एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में मूव करता रहता है। इस क्वांटम पार्टिकल का कोई एंड नहीं है और यह स्टार्स के बीच से होकर आगे बढ़ता है और इसका रास्ता बड़ी बड़ी गैलेक्सीज भी नहीं रोक पाती हैं। ये पार्टिकल हमारे चारों ओर हैं और प्रति 1 सेकंड के अंदर अंदर सूरज से 1 ट्रिलियन न्यूट्रिनो पार्टिकल हमारी आंखों से गुजरते रहते हैं। जिस प्रकार हम जहाँ जाते हैं हमें पता रहता है वहाँ क्या क्या है, उसी प्रकार एक संभावना है कि न्यूट्रिनो पार्टिकल कहाँ कहाँ से गुजरा है और वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। इन सब की जानकारियाँ न्यूट्रिनो पार्टिकल से निकाली जा सकती हैं। इसी कारण से ही साइंटिस्ट ने इस पार्टिकल पर कई एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। अभी तक क्वांटम वर्ल्ड में फोटॉन के बाद न्यूट्रिनो पार्टिकल अधिक क्वांटिटी में यूनिवर्स में मिला है। हमारे यूनिवर्स में प्रत्येक 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में लगभग 300 न्यूट्रिनो पार्टिकल पाए जाते हैं। ये पार्टिकल सूर्य जैसे तारों में रेडियो एक्टिव डिस्ट्रक्शन और एटमॉस्फेयर में कॉस्मिक रेज के इंटरेक्शन से बनते हैं और हम इन्हें न्यूक्लियर रिएक्टर से भी बना सकते हैं। बिग बैंग के बाद जो शुरुआती न्यूट्रिनो पैदा हुए थे वो अभी तक हमारे यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। सोलर सिस्टम में न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से जो न्यूट्रिनो उत्पन्न हुए वो पृथ्वी के ऊपर हम सबके ऊपर घूमते रहते हैं। यही नहीं, हमारे शरीर से भी न्यूट्रिनो निकलते हैं। एक औसत मानव शरीर में तकरीबन रेडियो एक्टिव एलिमेंट पोटेशियम 40 की 20 मिलीग्राम मात्रा होती है जो लगातार न्यूट्रिनो पार्टिकल को एमिट करती रहती है। प्रति 1 सेकंड लगभग 100 खरब न्यूट्रिनो सन और अन्य प्लैनेट से एमिट होकर हमारे शरीर से टकराते हैं, लेकिन इससे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। न्यूट्रिनो के बारे में गहराई से जानने से पहले इसके अतीत में भी रूबरू होना आवश्यक है। बात सन 1930 की है जब जाने माने फिजिसिस्ट वोल्फगैंग पाउली को अपने एक्सपेरिमेंट से पता चला था कि जब कोई अनस्टेबल एटम का न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ता था तो उसकी एनर्जी और मोशन उम्मीद के मुताबिक नहीं होती थी। इस इक्वेशन को स्टेबल करने के और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कायम रखने के लिए पाउली ने एक थियोरेटिकल पार्टिकल के आइडिया को दिमाग में सोचा था। यही पार्टिकल न्यूट्रिनो था, पर पाउली को अभी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। बस पाउली के अनुसार इस पार्टिकल में ना तो पॉजिटिव चार्ज था और ना ही नेगेटिव चार्ज था। आगे चलकर सन 1933 में इसे जाने माने फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने भी इस अनजान पार्टिकल के अस्तित्व को माना और इसको न्यूट्रिनो नाम दिया। एनरिको के जरिए पाउली की न्यूट्रिनो पार्टिकल के ओरिजिन की मिस्ट्री तो खत्म हो गई, पर यह पार्टिकल उन्हें फिर भी परेशान करता ही रहा। उनकी परेशानी यह थी कि उन्होंने एक ऐसे पार्टिकल की मौजूदगी स्वीकार कर ली जिसका पता ही नहीं लगाया जा सकता था।
सन 1956 में फ्रेड रेनिस और क्लायड कोवेन नाम के साइंटिस्ट ने आखिरकार न्यूट्रिनो पार्टिकल को एक्सपेरिमेंट में मिल जाने की घोषणा की, लेकिन अभी भी इस पार्टिकल को देखा नहीं जा सकता था। कारण यह था कि न्यूट्रिनो पार्टिकल फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल में सबसे मुश्किल से दिखने वाले पार्टिकल में से था। मॉडर्न फिजिक्स में स्टैंडर्ड मॉडल इस सवाल का बेहद सरल जवाब देता है, जिसके अनुसार पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाले कुल 12 स्टैंडर्ड ब्लॉक हैं। ये ब्लॉक फोर्सेस के जरिए आपस में इंटरेक्शन करके तमाम सभी एलिमेंट्स को बनाते हैं। हम कुछ अधिक प्रसिद्ध बेसिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन और फोटोन को पहचान सकते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट के लिए न्यूट्रिनो जैसे कम जाने पहचानने वाले पार्टिकल ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि ये आसानी से नज़र नहीं आते। इसकी वजह है ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो किसी बॉडी और बेसिक एलिमेंट को बड़ी गहराई से प्रभावित करते हैं, मगर बिना चार्ज वाले और लगभग बिना मैस वाले न्यूट्रिनो पार्टिकल पर कोई असर नहीं डालते हैं। यह पार्टिकल ना तो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन की तरह मैटर के एटम बनाने के लिए इंट्रैक्शन करता है और ना ही ये दूसरे हैवी पार्टिकल की ओर अट्रैक्ट होता है। न्यूट्रिनो की इंट्रैक्शन रिएक्शन बहुत ही कमज़ोर है, इतनी कमज़ोर कि इसे आसानी से ना तो रोका जा सकता है और ना ही पकड़ा जा सकता है। न्यूट्रिनो के रास्ते में लगभग कोई रेजिस्टेंस नहीं होती है, इसलिए वे हम तक पहुंचने के लिए आराम से अंतरिक्ष में सफ़र कर पाते हैं और ये आसानी से पकड़ में नहीं आ पाते हैं। और कभी कभी तो साइंटिस्ट को ये भी लगता था कि वो ऐसी चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं जो दरअसल है ही नहीं। और कुछ साल पहले जिनेवा स्थित फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न में वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रिनो की स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज पाई है। अगर ऐसा सच है तो ये फिजिक्स के यूनिवर्सल ट्रूथ वाले नियमों को पलटने वाली खोज होगी। साइंटिस्ट स्वीकार कर रहे हैं कि वे इस नतीजे से काफ़ी आश्चर्यचकित हैं और इसीलिए उन्होंने कोई दावा नहीं करते हुए अन्य लोगों से इस पर और एक्सपेरिमेंट करने के लिए कहा है। आइंस्टीन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकता है। यदि यह एक्सपेरिमेंट सत्य है तब फिजिक्स की किताबों को नए सिरे से लिखना होगा। इस प्रयोग के आंकड़े 1300 टन मास के पार्टिकल डिटेक्टर ओपेरा यानी ऑक्सीलेशन प्रोजेक्ट विद इमल्सन ट्री रैकिंग अपार्टस ने दिए हैं, जो कि इटली ग्रैंड सेसो नेशनल लेबोरेटरी में स्थित है। ओपेरा ने सर्न की यूरोपियन पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी जिनेवा स्विट्जरलैंड से एमिटेड न्यूट्रिनो पार्टिकल की जांच की और पाया कि न्यूट्रिनो पार्टिकल किसी भी मॉलिक्यूल से कोई भी इंट्रैक्शन नहीं करते हैं और पृथ्वी के आर पार ऐसे निकल जाते हैं कि पृथ्वी इनके लिए कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब इस पार्टिकल ने स्विट्जरलैंड से 730 किलोमीटर का लंबा रास्ता इटली के ग्रांड सासो पहाड़ी तक ट्रेवल किया और ट्रेवल की हुई दूरी स्पीड ऑफ लाइट की तुलना में 60 नैनोसेकंड से भी कम समय में पहुंच गया। दरअसल स्पीड ऑफ लाइट प्रति सेकंड 29,99,92,458 मीटर है, जबकि न्यूट्रिनो की गति प्रति सेकंड 30,06,000 मीटर है। इस दूरी को तय करने में प्रकाश को एक सेकंड के 10,000वें भाग का 30वें हिस्से का समय लगता है, लेकिन न्यूट्रिनो को जो समय लगता है वह एक सेकंड के 10 करोड़वें भाग का छठा हिस्सा लगता है। पिछले कुछ सालों में सन 2011 से सन 2600 में ओपेरा के वैज्ञानिकों ने सर्न से निकले लगभग 16,000 न्यूट्रिनो पार्टिकल को अपने इंस्ट्रूमेंट से पकड़ा है और उन्होंने सेम रिजल्ट पाया कि इन न्यूट्रिनो पार्टिकल ने 730 किलोमीटर की यात्रा 2.43 मिली सेकंड में की, जो कि स्पीड ऑफ लाइट से 60 नैनोसेकंड कम टाइम है। ओपेरा के साइंटिस्ट आश्चर्यचकित हैं, लेकिन वे कहते हैं कि उनके परिणामों को गलत ठहराना जल्दबाजी होगी। वे आगे भी कह रहे हैं कि उनके पास आश्चर्यजनक रिजल्ट है, जिससे कई बार एक्सपेरिमेंट करने पर यह पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज पाया जा रहा है। और उनका कहना है
कि अब अलग अलग देशों के साइंटिस्ट को आगे आकर इसकी जांच करनी चाहिए। इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन के वैज्ञानिक वी एलान कोस्टेलेकी के अनुसार अगर सभी देश के साइंटिस्ट मिलकर इस पर कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट करें तो शायद न्यूट्रिनो के प्रकाश गति से कई गुना तेज चलने की संभावना हो सकती है, क्योंकि उनका मानना है कि एक्सपेरिमेंट में सिस्टमिक एरर हो सकता है जो इसकी वैल्यू को गलत दिखा रहा है, और हो सकता है कि ये पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी तेज हो और फिजिक्स के सभी रूल्स को चुनौती देता हो। कुछ साइंटिस्ट ये भी कह रहे हैं कि प्रकाश गति से तेज न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट के पीछे एक इंस्ट्रूमेंट की गलती थी। इस प्रयोग में यूज हुए एक फाइबर ऑप्टिक केबल ढीला होने के समय की सही कैलकुलेशन नहीं हो पा रही होगी, जिससे प्रकाश गति से तेज न्यूट्रिनो पार्टिकल का भ्रम हो रहा होगा। लेकिन सर्न यानी काउंसिल यूरोपियन रिसर्च न्यूक्लियर के वैज्ञानिक निश्चिंत हैं कि न्यूट्रिनो की गति से संबंधित निष्कर्ष में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है, और सर्न द्वारा अभी इस पर लगातार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि ये पार्टिकल क्या वाकई में स्पीड ऑफ लाइट से तेज है। इस पार्टिकल का इंडिया से भी बहुत पुराना कनेक्शन है। सन 1950 के दशक में ही महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा ने अपने अंडर काम कर रहे साइंटिस्ट वीवी श्रीकांतन को कोलार खदान के नीचे शोध कार्य के लिए भेजा था। जमीन के नीचे गहराइयों में म्यून नामक पार्टिकल की मात्रा कितनी है, यही मापने का जिम्मा श्रीकांतन को सौंपा गया था। इस दौरान श्रीकांतन तथा उनके साथियों को इस बात का आभास हुआ कि जमीन के नीचे कई किलोमीटर की गहराइयों में न्यूट्रिनो पर एक्सपेरिमेंट के लिए सुइटेबल जगह है। 1965 में वहाँ न्यूट्रिनो पर एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। श्रीकांतन जीके मेनन और वीएस नरसिंहा जैसे इंडियन साइंटिस्ट के साथ ओसाका विश्वविद्यालय और डरहम विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट भी इसमें शामिल हुए, और पूरे ब्रह्मांड में चक्कर लगाने वाले सूक्ष्म न्यूट्रिनो कणों को पहली बार यहीं पहचाना गया। 1990 के दशक में कोलार सोने की खदानों के बंद हो जाने से भारत के न्यूट्रिनो कार्यक्रम का रास्ता भी रुक गया। हमारे देश के न्यूट्रिनो कार्यक्रम के खत्म हो जाने के कारण अमेरिका और जापान जैसे देश आगे बढ़ गए और उन्होंने कई नई और अनोखी खोजें की। बदकिस्मती से उस समय हमारे देश में इस दिशा में काम बंद कर दिया गया। अगर हम काम जारी रखते तो हम आज इस क्षेत्र में दुनिया में चोटी पर होते। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।